हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ एज यूजुअल जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी की तैयारी करवाने के लिए। यस, एज प्रॉमिस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बट ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस जैसे नहीं है। यहाँ पे हमने आपको हर एक स्टेटमेंट के साथ कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स भी गिवन है। हम आपको सिर्फ आज एक्सप्लेन करेंगे कि आंसर्स को कैसे रिलेट करना है, और आप हो सके तो एक बार खुद से सोचिएगा कि आपने जो जितने भी रूल्स अभी तक पढ़े हैं आप उनके साथ रिलेट कर पा रहे हैं इन ऑप्शंस को या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला एक्टिव वॉइस चेंज है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसा समझिए, हु टॉट यू फिजिक्स, और डायरेक्शन आपको जो गिवन है वो है चेंज इनटू पैसिव। यहाँ पे आपको आपके एक्टिव स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब हु का हमने दो रूल पढ़ा था, राइट? हमने पढ़ा था कि हु आपके सेंटेंस में दो पार्ट्स में चेंज होता है। अब एक हु बन जाता है आपका बाय हुम, और एक हु बन जाता है आपका हु ही रहेगा, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट होता है उसमें जो एजेंट होता है वो आखिर में चला जाता है, इफ यू रिमेंबर, है ना। अब डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस को क्या इस वाले फॉर्म की जरूरत है, क्योंकि नहीं है इस वाले फॉर्म में तो हमने यहाँ बाय हुम से चेंज किया। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि वो कौन से स्टेटमेंट को सही समझता है। नाउ लेट्स सी बोथ द एग्जांपल्स। अगर हम आपसे बोले बाय हुम वेयर यू टॉट फिजिक्स, है ना, बाय हुम, क्योंकि हु है तो चेंज हम बाय हुम से करें यहां भी और यहां भी। अब हम बोल रहे हैं बाय हुम वेयर यू, बाय हुम वेयर यू। अब यहां पे वेयर यू क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आपके लिए जा रहा है टॉट फिजिक्स। आपका स्टेटमेंट में अगर ये आंसर जाता है तो भी सही है। अब मान लो हम बोल रहे हैं बाय हुम वॉज फिजिक्स टॉट टू यू। यहां पे देखो वेयर को बस रिप्लेस किसने किया है? वॉज को। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहां जो वेयर है वो आपके लिए जा रहा था, यहां जो वॉज है ये फिजिक्स के लिए जा रहा है। दोनों ही रिप्लेसमेंट्स बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर आपका स्टेटमेंट बोल रहा है बाय हुम वॉज फिजिक्स टॉट टू यू, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Exactly. हमने इसीलिए दोनों अगल बगल रखे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा स्ट्रक्चर में सिर्फ वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अलग अलग पर्संस के लिए जा रहा था। ठीक है, या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जा रहा है। इफ इट्स ओके, लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट। Now, this rule state or this question states the enemy has defeated our army. अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है आपके लिए, begin with our army. आपको ये स्टेटमेंट our army के साथ ही शुरू करना है। जब भी डॉट 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 दिखा करे ना, समझ जाइएगा, जो ये डॉट 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 आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप समझ आना कि ये कंटिन्यूएशन के लिए है। मतलब ये स्टेटमेंट इसी वर्ड से स्टार्ट होगा, इसके बाद वो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है द enemy has defeated our army, तो क्या हो जाएगा? Our army has been defeated by the enemy. आप क्रॉस कर रहे हो ना, जैसे हमने पढ़ाया था, आप इसको ऐसे बना दो। अब आप देखो क्या बन रहा है आपका सेंटेंस। Our enemy has था तो has been हो जाएगा। We know एक्टिव से पैसिव में स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। Has been defeated by whom? By the army. अब यहाँ पे enemy कौन है आपका, या enemy क्या बन रहा है आपका? पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये तो था आपका सेकेंड स्टेटमेंट। The next is the chief minister reviewed the soldiers in the गांधी मैदान। जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हर एक सोल्जर को रिव्यू किया, ठीक है, जज किया, where in the गांधी मैदान। Now यहां पे आपका सब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर, who is being reviewed by whom? By the soldiers in the गांधी मैदान। अब यहां पे आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना है। रीराइट करना है यूजिंग वेयर रिव्यूड। मतलब रिव्यूड के साथ आपको क्या जोड़ने को बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में? वेयर। अब वो कैसे हो सकता है? अब तो क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। अब आपके सेंटेंस में आपका सोल्जर है और चीफ मिनिस्टर है, दो चीजों पे ध्यान देना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यही थे, है ना। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स वेयर रिव्यूड। यू हैव टू लाइक, आपका डायरेक्शन क्या दिया है? वेयर रिव्यूड करना है, रिव्यूड की जगह तो पैसिव बनेगा, तो वैसे भी होगा, है ना। The soldiers were reviewed by the chief minister in the गांधी मैदान, क्योंकि गांधी मैदान इकलौता प्लेस है जहां पे ये हो रहा था, and it's acting as a clause in your sentence, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? मतलब हमने क्या देखा कि हमारे पास सेंटेंस में डायरेक्शंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको बोले कि आपको सेंटेंस इसी से शुरू करना है, तो आप उसी से करोगे। आगे वहां पे आपको हेल्पिंग के लिए डॉट डॉट दिख जाएंगे, ठीक।
हो सकता है आपको सिंपली बोल दे कि नहीं ये एक्टिव में है इसको पैसिव में करो, या ये पैसिव में है इसको एक्टिव में करो, या हो सकता है किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए या ऐड करने के लिए भी आपको डायरेक्शंस दे दिए जाए। क्लियर? ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर फोर्थ वन। somebody has put out the light। यहां पे आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है, वॉइस चेंज करना है। somebody से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेट सा चीज है कि ये मेरे कौन से फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है, राइट ना। अब आपको इसको पैसिव बनाना है तो क्या हम बाय somebody लेंगे? नहीं लेंगे, ये तो रूल आपको रट चुका होगा। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? द लाइट हैज बीन पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है, किसी ने लाइट बंद कर दी, करेक्शन होगा द लाइट हैज बीन पुट आउट, लाइट को बंद कर दिया। अब किसी ने तो किया ही होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये अंडरस्टूड नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि अंडरस्टूड है, हम इसके साथ इसका पैसिव वॉइस में एजेंट यूज नहीं करेंगे। क्लियर? आपके देखो रूल्स भी आपके रिवाइज होते जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, डायरेक्शंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी एडमायर द ब्रेव। नाउ वी एडमायर द ब्रेव एक फैक्ट है, इसमें चेंज नहीं आएगा। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्रेव मस्ट बी एडमायर्ड या फिर शुड बी एडमायर्ड, उन्हें एडमायर करना चाहिए या जबरदस्ती है करनी होगी, ऐसा नहीं होता। ये फैक्ट है। हम सब जानते हैं कि हम ब्रेव्स को अफेक्शन की तरह या रिस्पेक्ट की तरफ से देखते हैं, है ना। अब आपका डायरेक्शन इतना क्लियर था इस सेंटेंस में, दिया है आपको स्टार्ट ही करना है द ब्रेव से, जो कि होता अगर हम एक क्रॉस लगाएंगे, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिखाया वैसे ही सीखना प्लीज। तो हम क्या बोलेंगे? द ब्रेव। अब यहाँ पे द ब्रेव कैटेगरी है तो हम उसके साथ क्या बोल रहे हैं? द ब्रेव आर एडमायर्ड एज इट इज। नोट मतलब इसमें दिक्कत ही नहीं है, छोटा जितना होता है उतना आसान होता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू चेंज एनी सॉर्ट ऑफ लाइक स्ट्रक्चर इन दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हर इंसान को उसकी ड्यूटी अपने से पूरी तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ का जो आपका सेंटेंस दिया है इसको दिया है ड्यूटी के साथ। अब वन मस्ट डू है, अब कर दीजिए आप फिर से ऐसे ही एक क्रॉस चेंज और बताइए क्या बनेगा? ड्यूटी मस्ट बी डन। ये सेंटेंस अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि ड्यूटी हर एक पर्सन को अपने काम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इज दैट क्लियर? हर एक पर्सन को अपने काम के अकॉर्डिंग ड्यूटी करना चाहिए। तो यहाँ पे वन आना ऑटोमेटिक है, ये हर इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। और हम सब जानते हैं कि वन के साथ हमेशा जो फॉर्म जाता है वो प्रोनाउन का हमेशा वंस ही होता है ना। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? ड्यूटी मस्ट बी डन। चलिए लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड मी। अब इसका डायरेक्शन है कि यहां पे आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना है यूजिंग आई। इस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है यूजिंग आई। अब आई मतलब क्या? हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड मी। तो आप किसको आई बनाओगे? मी को ही तो आई बनाओगे, उसको तो कर नहीं सकते क्योंकि आप उसके ही चार्मिंग अपीयरेंस की बात कर रहे हो, है ना। तो बस वही करिए जैसे आप करते हो, जैसे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा? आई। मी वॉज फैसिनेटेड तो वैसे भी नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज फैसिनेटेड बाय वॉट? बाय हर चार्मिंग अपीयरेंस एज इट इज। बाय के साथ जो पैसिव ऑब्जेक्ट है उसमें किसी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा until and unless it's a known subject, understood subject or an indefinite pronoun. क्लियर? तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड मी, क्योंकि यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग आई। तो आपका करेक्शन होगा आई वॉज फैसिनेटेड बाय हर चार्मिंग अपीयरेंस। क्लियर? इफ यस लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव ऑनर द ब्रेव। ऑनर द ब्रेव है ना। अब ब्रेव को ऑनर करना चाहिए, क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है आपको। हमने क्या बोला? ऑनर द ब्रेव को, ब्रेव को करना चाहिए, है ना। अब चाहिए से हमने आपको कुछ सिखाया था, चाहिए से हमने आपको कुछ सिखाया था। चाहिए से हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी किसी चीज में चाहिए जैसा वर्ड आएगा तो वो किसको फॉलो करेगा? शुड को फॉलो करेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होगा। हमारा करेक्शन में क्या है? ऑनर द ब्रेव। अब आप इसको चेंज कर दो, करेक्शन क्या हो जाएगा? द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड एज इट इज। ठीक है, द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, क्योंकि उन्हें ऑनर हमेशा मिलना चाहिए या उन्हें ऑनर करना चाहिए। तो सेंटेंस को ना अगर कभी कंफ्यूजन भी हो गया और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन से वर्ड को कहां पे यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केसेस में एक क्रॉस बना के पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक कर लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन को अपने ही मतलब जो भी आपका मदर टंग है उसमें आप तोड़कर देखो और देखो कि वो क्या कन्वे कर रहा है, मीनिंग या आइडिया। अगर ऐसा भी आप करते हो तो भी आपके स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। अब यहां पे आपको जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो बोल रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग। अब प्लीज वॉक टू द लेफ्ट में अगर हम सेंटेंस को बोलें तो हम बोलना चाह रहे हैं प्लीज लेफ्ट साइड से होकर चलिए, है ना। हो सकता है आप जिगजैग चल रहे हो, या हो सकता है यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स राइट समटाइम्स एंड टुवर्ड्स लेफ्ट समटाइम्स। तो आपका जो डायरेक्शन क्लियर है तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा ना, क्योंकि आपको बता ही दिया है कि आपको ये स्टेटमेंट किससे स्टार्ट करना है, तो आप किससे बोलोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ना यू आर रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग, टू व्हाट, टू वॉक टू द लेफ्ट। ना वॉक टू द लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट में रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूछा जा रहा है। क्लॉज है तो क्लॉज एज इट इज रहेगा। टू वॉक टू द लेफ्ट एज इट इज जैसा वहां था वैसे ही आपके पैसिव वॉइस में भी आएगा। Is that clear? Now let's see this direction once more. यहाँ पे हमने प्लीज यूज किया था, तो प्लीज को वॉइस चेंज में हमने दोबारा से नहीं लिखा, हमने उसकी जगह रिप्लेसमेंट किसको दिया है, रिक्वेस्टेड को। स्टेटमेंट में पहले से ही क्लियर था कि आपको इसको बिगिन करना है यू आर रिक्वेस्टेड से, तो प्लीज आने का कोई सवाल नहीं उठता। यू स्टार्टेड योर सेंटेंस एंड यू लेफ्ट द क्लॉज एज इट इज, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड। अब क्योंकि रिक्वेस्टेड अपने साथ टू लेता ही है और आपके स्टार्टिंग में भी दिया है ना, तो हम सिर्फ हमारे क्लॉज को फॉलो कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नाउ एम्प्टी बॉटल्स मस्ट नॉट बी थ्रोन अवे। एम्प्टी बॉटल्स को फेंका नहीं जाना चाहिए। यहां पे आप बोल रहे हो कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वी। आपको यहां पे जो सेंटेंस है उसको वी के साथ यूज करना है ना। अब वी का साथ यूज करना है तो इसका मतलब हम सेंटेंस में बोलना चाह रहे हैं कि अब हमें सब्जेक्ट बनाइए, या फिर हम बोलना चाहते हैं कि वी में हम सबको ले लीजिए जिन लोगों को बॉटल्स फेंकने नहीं चाहिए। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी और द एंटायर सोसाइटी, है ना। तो रीराइट द लेटर यूजिंग और द सेंटेंस यूजिंग वी में हमारा जो करेक्शन बैठेगा वो क्या होगा, वी मस्ट। मस्ट है उसके फॉर्म में चेंज नहीं जाएगा, हमारा करेक्शन हो जाएगा वी मस्ट नॉट थ्रो। यू मस्ट नॉट थ्रो व्हाट, empty bottles away. We must not throw empty bottles away. हमें empty bottles को फेंकना नहीं चाहिए। Now empty bottles away itself, है ना, itself makes the statement as a clause, जहां पे बोला जा रहा है कि empty bottles को फेंकना नहीं है। तो not throw तक तो सही था, away मतलब आप उसको अपने से दूर कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो, इसीलिए away वर्ड को मेंशन करना जरूरी है। यहां पे thrown away एक साथ था, वहां पे क्योंकि नॉट थ्रो एक जगह आ गया है, क्योंकि आपको सेंटेंस नेगेट भी तो करना है, तो नॉट थ्रो एक जगह पे क्योंकि आ चुका है, इसी वजह से सेंटेंस के दूसरे हिस्से में एम्प्टी बॉटल्स अवे आ जाएगा। अवे रखना तो पड़ेगा ना सेंटेंस में, तो क्या अवे नहीं होना चाहिए, एम्प्टी बॉटल्स को थ्रो अवे नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये तो थे डिफरेंट तरीकों से वॉइस चेंज को रिलेट करना। इस बार हमने अलग से क्या लिया था, हमने अलग से आपके साथ डायरेक्शंस जोड़ दिए थे। अब हमने वॉइस चेंज में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग देते हैं और आपको बताते हैं इससे क्वेश्चंस कितने आते हैं। टोटल वॉइस चेंज की अगर बात की जाए तो आपके एग्जाम में ये लगभग 11, 9 या फिर 12 मार्क्स के आ सकते हैं। मतलब लगभग इससे अगर एरर करेक्शन या फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं तो लगभग इतने मार्क्स के आते हैं हर एसएससी एग्जाम में। ठीक है, अब वॉइस चेंज के साथ जो जो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि वॉइस चेंज कब होता है। ठीक है, मतलब वो जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेक्शन था, कब नहीं होता है, मतलब आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस था उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। नाउ देन कम्स योर स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर कैसा कैसा वॉइस चेंज लेते हैं। नेक्स्ट कम्स आपका सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव पूछा जा सकता है, या फिर आपके सेंटेंस में अगर हम बोले तो पैसिव टू एक्टिव पूछा जा सकता है। ऑल इन ऑल हो सकता है एक ही एग्जाम के फॉर्मेट में आपसे एक्टिव टू पैसिव के 4 क्वेश्चन, पैसिव टू एक्टिव के 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सके, या फिर अलग अलग तरीकों से हमने जैसे आपको पढ़ाया डायरेक्शंस दे दिए जाएं। नाउ डायरेक्शन देने से क्या होता है, डायरेक्शन देने से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के ऊपर रिलाई नहीं करना होता है, यहाँ पे आप सीधे सीधे डायरेक्शन दोगे, डायरेक्शन को फॉलो करोगे, और अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो मेरा वाला ट्रिक यूज करना। कौन सा वाला? क्रॉस करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को चेंज करना। बहुत हद तक क्वेश्चंस आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं आपके WH वर्ड वाले, वो लगभग 3 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स वो सेक्शन जहां पे हमने आपको बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउंस,
इनडेफिनेट प्रोनाउन वाला सेक्शन या फिर अंडरस्टूड नाउन वाला सेक्शन, उसको जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, ये तो थे आपके वॉइस चेंज के अलग अलग सेक्शन जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन सब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहिएगा, इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, अलग अलग एक्सरसाइजेस करते रहिएगा। कभी रिवीजन का मन करे एक्स्ट्रा से अगर कुछ समझने का, तो एक बार चैप्टर को फिर से अलग से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्सरसाइज इस चारों वॉइस की क्लास में स्ट्रक्चर एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कुर्सी आपकी ही है, आपकी ही रहेगी। टिल देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।